नमस्कार दोस्तों, VN स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इसमें सभी ऑप्शन के बारे में मैं डिटेल से बताने वाला हूं और मेरा विश्वास रखिए कि अगर आप मेरे द्वारा लाए गए इस साइंस के सीरीज में सभी प्रश्नों को अगर नोट डाउन करते चलेंगे तो आपका साइंस एकदम मजबूत हो जाएगा और आप किसी भी एग्जाम में साइंस के पोर्शन से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेट के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर। देखिए, थायराइड ग्रंथि जो है इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और पीयूष ग्रंथि या सबसे सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और ये लार ग्रंथि जो है, लार ग्रंथि से टाइलिन एंजाइम निकलता है। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो टाइलिन एंजाइम निकलता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो गया यकृत, लीवर या अकृत। और अंतःस्रावी ग्रंथि हो गया थायराइड ग्रंथि। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंख का कौन सा भाग रेटिना की बाहरी परत को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कोराइड, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। दूसरा है सिलियरी बॉडी, फोबिया, नेत्र श्लेष्मा। तो देखिए, नेत्र श्लेष्मा में क्या होता है कि इसके फूल जाने के कारण, इसके फूल जाने के कारण कंजक्टिवाइटिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? तो कंजक्टिवाइटिस रोग हो जाता है। जबकि फोबिया डर को कहा जाता है। फोबिया डर को कहा जाता है। और सिलियरी बॉडी में क्या होता है कि यह नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता को नियंत्रित करता है। यह नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता को नियंत्रित करता है। कौन सी क्षमता को? सामंजन क्षमता को। और कोराइड जो है यानी रक्तक पटल, यह नेत्र में प्रवेश करने वाले अधिक प्रकाश को अवशोषित करता है। यही नेत्र के रेटिना को ऑक्सीजन पोषण भी प्रदान करता है। कोराइड जो है वह नेत्र के रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान भी करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यानी रेटिना की बाहरी परत को ऑक्सीजन और पोषण कौन प्रदान करता है? तो कोराइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कण की खोज के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, ये बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया, यह भी बिल्कुल सही है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया, यह भी बिल्कुल सही है। अल्फा कण की खोज जे थॉमसन ने नहीं किया, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी अल्फा कण की खोज जो किया था, अल्फा कण की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल। लेकिन इसका जो नामकरण किया था, इसकी खोज किया था हेनरी बैकुरल ने, और नामकरण जो किया था, नाम दिया था इसका, वो दिया था रदरफोर्ड ने। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक कण है। इसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और अल्फा कण जो है, यह अल्फा कण जो है हीलियम आयन होता है। यह धनात्मक होता है, यह धनात्मक कण है। तो पूछेगा कि अल्फा कण कैसा कण है? तो धनात्मक कण होता है। यह रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्सर्जित होता है। अल्फा कण जो है वो रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्सर्जित होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक ऋणात्मक कण है। इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और इसका आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। और अल्फा कण एक पॉजिटिव कण है।
या रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्सर्जित होता है। अल्फा कण की जो खोज किया था वो हेनरी बैकुरल ने किया था, लेकिन इसका नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भूगर्भीय संकट। जैविक संकट क्या है? तो यह जीवों के जीवन पर जो संकट होता है, जीवों के जीवन पर संकट को जैविक संकट कहा जाता है। रासायनिक संकट में क्या होता है? इसमें केमिकल का प्रभाव रहता है। रासायनिक संकट में केमिकल का प्रभाव रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूगर्भीय संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कण के आवेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है, ये सही है। न्यूट्रॉन पर जो होता है वो शून्य रहता है, आवेश शून्य रहता है। प्रोटॉन पर +2, ये सही रहता है, सही है। अल्फा कण देखिए हीलियम आयन को ही अल्फा कण कहते हैं। अल्फा कण पर जो रहता है वो +2 रहता है, ये भी सही है। यानी आपका गलत हो जाएगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। न्यूट्रॉन पर कितना होना चाहिए? 0 आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के निम्नलिखित में से किस गुण के कारण यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त होता है? तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए, उच्च तन्यता और निम्न आघात वर्धनीयता, ये तो नहीं होगा। निम्न तन्यता और उच्च आघात वर्धनीयता, ये भी नहीं होगा। उच्च तन्यता और उच्च आघात वर्धनीयता, ऑप्शन नंबर सी सही है। और उच्च धनात्मकता और निम्न, ये इससे कोई मतलब नहीं है। यानी सोने के किस गुण के कारण आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त होता है? तो उच्च तन्यता होना चाहिए और उच्च आघात वर्धनीयता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अजैव निम्नीकरणीय वस्तु है? ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी। देखिए लकड़ी जो है वो लकड़ी द्वितीय जाइलम होता है। लकड़ी क्या होता है दोस्तों? तो द्वितीय जाइलम होता है। लकड़ी क्या होता है? द्वितीय जाइलम होता है। और घास जो है वो सेलुलोज का बना होता है। घास किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। कागज भी सेलुलोज का ही बना होता है। नायलॉन जो है, नायलॉन यह हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड का बना होता है। ये किसका बना होता है? नायलॉन मिथिलीन और डायमीन और एडिपिक एसिड का बना होता है। एडिपिक एसिड का बना होता है। नायलॉन किसका बना होता है? हेक्सामिथिलीन डायमीन एडिपिक एसिड का बना होता है। नायलॉन का निर्माण जो किया था वो किस वैज्ञानिक ने किया था? कोरोदर नामक वैज्ञानिक ने किया था। नायलॉन का निर्माण कोरोदर नामक वैज्ञानिक ने किया था। आइए नायलॉन के बारे में कुछ जानते हैं। नायलॉन का निर्माण जो किया था वो कोरोदर नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह जो है हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड का बना होता है। और नायलॉन 6.6 जो है वो हेक्सामिथिलीन डायमीन एडिपिक एसिड का ही बना होता है। लेकिन नायलॉन 6 जो है वो डब्लू कैप्रोलेक्टम का बना होता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन। लकड़ी देखिए, लकड़ी जो है वो लकड़ी को कठोर बनाने का काम लिग्निन करता है। लकड़ी को कठोर बनाने का काम कौन करता है? तो लिग्निन करता है, लिग्निन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस पदार्थ को पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है कांच, बी है प्लास्टिक, सी है धातु, डी है लकड़ी। तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी को पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। देखिए कांच जो है, कांच एक अतिशीतित द्रव है। कांच कैसा द्रव है? तो अतिशीतित द्रव है। और कांच का जो सूत्र होता है
वो सोडियम कैल्शियम सिलिकेट होता है। कांच का सूत्र होता है, कांच का जो सूत्र होता है वो Na2O इंटू CaO इंटू 6SiO2 यानी सोडियम कैल्शियम सिलिकेट होता है। और प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक एक आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का ही बहुलक होता है। और प्लास्टिक जो है जनरली यूज होता है वह एथीन का बहुलक होता है। यह जो प्लास्टिक है वो एथीन का बहुलक होता है। एथीन का सूत्र क्या होता है? तो C2H4। और धातु जो है, धातु उसे कहते हैं जिसके अंतिम कक्षा में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन हो, उसे धातु कहा जाता है। और लकड़ी जो है यह द्वितीयक जाइलम होता है। लकड़ी को कठोर बनाने में लिग्निन का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशिक केंद्र O और अनंत के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? देखिए ऑप्शन नंबर 1 है सीधा और बड़ा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सीधा और छोटा, हाँ ये हो सकता है। उल्टा और बड़ा, ये नहीं होगा। उल्टा और छोटा, ये भी नहीं होगा। देखिए अवतल लेंस में जो है, अवतल लेंस में हमेशा F यानी फोकस दूरी का मान निगेटिव में होता है और P पावर ये भी निगेटिव होता है यानी निगेटिव D। और अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी बनेगा। अवतल लेंस में आभासी बनेगा और छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। अवतल लेंस में कैसा बनेगा? इसमें तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। अब आइए उत्तल लेंस के बारे में जानते हैं। तो उत्तल लेंस में जो है F का मान पॉजिटिव होता है और इसमें P पावर जो होता है वह भी पॉजिटिव होता है यानी +D होता है। लेकिन उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब जो है आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और लेंस के वस्तु के पीछे बन सकता है। लेकिन अगर ये उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब है बना रहा है तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और उल्टा भी बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 250 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों इसमें ग्लूकोज के बारे में कह रहा है और ग्लूकोज में जो है ऑक्सीजन यानी O2 परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। तो O2 परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ O2 एटम्स निकालना होगा। तो आइए देखते हैं इसे बढ़िया से। सबसे पहले तो ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा C6H12O6। तो इसका नंबर ऑफ O2 एटम्स निकालना है। O2 एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इसका सूत्र होता है मोलों की संख्या गुने एवोगाड्रो नंबर। मोलों की संख्या गुने एवोगाड्रो नंबर गुने एक अणु में परमाणुओं की संख्या। तो एक अणु में परमाणुओं की संख्या। तो देखिए यहाँ मोलों की संख्या इसको बोल सकते हैं N इंटू एवोगाड्रो को बोलते हैं Na इंटू एक अणु में परमाणुओं की संख्या। एक अणु में परमाणुओं की संख्या तो यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में 6 परमाणु है तो गुने 6 कर देंगे। अब देखिए N बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान यानी M बटा आणविक द्रव्यमान गुने एवोगाड्रो संख्या ए वाला। तो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ये वाला 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम दिए गए द्रव्यमान का मान कितना है क्वेश्चन में 250 कर देंगे और M का मान हमको निकालना पड़ेगा।
यानी आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, तो आइए देखते हैं आगे। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकालना है, यानी C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान निकालना है, M का मान निकालना है। तो कार्बन का हो जाएगा 12 छक 72, यानी 12 गुने 6 प्लस हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 गुने 12 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 गुने 6। तो टोटल जोड़ देंगे 12 छक 72 प्लस 12 प्लस 16 छक 96। टोटल इसको जोड़ेंगे 6 4 10 0 बाकी 1 और 10 7 17 1 18 180। तो हमारा आणविक द्रव्यमान M बराबर निकल गया 180। अब इसका M का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, 180 आया था, तो 180 यहाँ पुट कर देते हैं, गुने 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 6। तो यहाँ से काट उठ के आ जाएगा, आपको लगभग काटिएगा तो इससे आ जाएगा 50 गुने 10 टू द पावर 23 आ जाएगा लगभग में आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे घरों में सभी उपकरण मुख्य आपूर्ति से समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ये बिल्कुल सही है, हमारे घरों में सभी उपकरण मुख्य आपूर्ति से समानांतर यानी पैरेलल में जुड़े होते हैं, ये सही है। और सभी उपकरण मुख्य आपूर्ति से सीरीज में जुड़े होते हैं, ये गलत है। एसी की आपूर्ति 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर की जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए और 1 और 3। 1 और 3 किस में है, सी नंबर में। आइए एसी एवं डीसी के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। एक साइड लिख देते हैं एसी और इधर हो गया डीसी। तो पहला जो है एसी का, देखिए एसी का परिमाण जो है, इसका परिमाण जो है हमेशा बदलते रहता है, इसका परिमाण बदलता है, लेकिन इसका परिमाण नियत रहता है। डीसी का परिमाण नियत रहता है। एसी का जो है दिशा, ये दिशा हमेशा बदलते रहता है, लेकिन डीसी में दिशा जो है नियत रहता है। एसी का जो विभव है, एसी का विभव बदलता है। कितना बदलता है, तो प्लस माइनस 311 वोल्ट बदलता है। और डीसी में विभव जो है वो नियत रहता है। एसी का आवृत्ति जो है, एसी का आवृत्ति वो 50 हर्ट्ज होता है, प्लस माइनस 3% होता है। लेकिन अमेरिका में जो है, अमेरिका में होता है 60 हर्ट्ज। कितना होता है दोस्तों, 60 हर्ट्ज होता है। और डीसी का जो है आवृत्ति वो 0 होता है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने 2024 ईस्वी तक कितने नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11। भारत में देखिए नाभिकीय ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा जो है वो, नाभिकीय ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा कितना परसेंट होता है, तो 3.11%। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ये नाभिकीय ऊर्जा, भारत में नाभिकीय ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है 3.11%। और भारत में कुल कितने नाभिकीय रिएक्टर हैं, तो भारत में कुल 22 नाभिकीय रिएक्टर हैं। जो 22 नाभिकीय रिएक्टर हैं वो दाब भारी जल रिएक्टर हैं। तो आइए देख लेते हैं कि भारत में किन स्थानों पर नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। पहला जो है वो महाराष्ट्र में रखा गया है, महाराष्ट्र के जैतपुर। और दूसरा जो है आंध्र प्रदेश के कोवाडा में। तीसरा जो है वो मध्य प्रदेश के भीमपुर में। चौथा जो है वो ओडिशा के मरकंडी में। और पांचवा जो है
मध्य प्रदेश के चुटका में, चुटका में। छठा जो है वो राजस्थान के माही बंसवाड़ा में, माही बंसवाड़ा, माही बंसवाड़ा में। और सातवां जो है हरियाणा के गोरखपुर में, गोरखपुर में। तो इतने जगहों पर नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। तो दोस्तों मैंने बताया कि 11 स्थानों पर जो है 2024 तक 11 स्थानों में नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। लेकिन मैंने इसमें तो 7 ही लिखा, तो कहीं कहीं ऐसा है कि कहीं कहीं 2 जगह 2 नाभिकीय रिएक्टर एक ही जगह प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए माइकल फैराडे जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। किसने? माइकल फैराडे ने। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइगेंसबर्ग। हाइजेंस लिखा गया यहाँ पर, होना चाहिए हाइगेंसबर्ग, कहीं कहीं हाइजेंसबर्ग भी देता है। गैलीलियो गैलीली साहब ने जड़त्व को परिभाषित किया। किसे परिभाषित किया? जड़त्व को। और इन्होंने दूरबीन का भी आविष्कार किया, दूरबीन का आविष्कार किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश के बारे में कुछ देख लेते हैं। प्रकाश कैसी ऊर्जा है? तो प्रकाश दोस्तों एक फोटोन ऊर्जा है। प्रकाश कैसी ऊर्जा है? तो प्रकाश एक फोटोन ऊर्जा है। यह किसने बताया था? तो आइंस्टीन ने बताया था। प्रकाश एक फोटोन ऊर्जा है, यह किसने बताया था? आइंस्टीन साहब ने बताया था। और प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक तरंग है, किसने बताया था? तो यह बताया था हाइगेंस ने, हाइगेंस ने। लेकिन वही कहेगा कि प्रकाश एक कण है, तो कण के बारे में किसने बताया था? न्यूटन साहब ने। और प्रकाश विद्युत चुंबक तरंग है। प्रकाश अगर कहेगा कि प्रकाश विद्युत चुंबक तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो यह बताया था मैक्सवेल ने, मैक्सवेल ने। तो दोस्तों अगर कहेगा कि प्रकाश एक तरंग है तो हाइगेंसबर्ग ने बताया था। अगर कहेगा प्रकाश एक कण है तो न्यूटन ने बताया था। अगर कहेगा कि प्रकाश एक फोटोन ऊर्जा है तो यह किसने बताया था? आइंस्टीन ने बताया था। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस दवा का सेवन दुश्चिंता को कम करने के लिए किया जाता है? ज्वर नाशक देखिए क्या है, तो ज्वर नाशक जो है यह ज्वर को कम करता है। यह ज्वर यानी बुखार को कम करता है। पूतिरोधी, पूतिरोधी यानी पूतिरोधी को कहा जाता है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक को ही पूतिरोधी कहा जाता है। इसका उदाहरण होता है डिटॉल। डिटॉल जो है एंटीसेप्टिक है और यह बना होता है ऑर्थोक्लोरोजाइलिनॉल का। डिटॉल किसका बना होता है दोस्तों? तो ऑर्थोक्लोरोजाइलिनॉल का बना होता है। उपशामक क्या है? तो उपशामक को इंग्लिश में कहा जाता है पैलिएटिव, पैलिएटिव। और यह दर्द से मुक्ति के लिए है। पैलिएटिव जो है वो दर्द से मुक्ति के लिए है दवा। इसमें कौन सी दवाई का, उपशामक में यानी पैलिएटिव में कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रायः मॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है, मिडाजोलम का प्रयोग किया जाता है और कोडीन का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन? मुख्य रूप से मॉर्फिन, पहला तो हो गया मॉर्फिन, मिडाजोलम, मिडाजोलम और कोडीन, कोडीन। तो उपशामक में पैलिएटिव में मॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है, मिडाजोलम का प्रयोग किया जाता है और कोडीन का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, उपशामक। मतलब दुश्चिंता का मतलब होता है कि मान लिया जाए कोई किसी माँ का जवान बेटा जब मर जाता है तो वह जो चिंता करती है उसी को कम करने के लिए
मॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है, मिडाजोलम का प्रयोग किया जाता है या कोडीन का प्रयोग किया जाता है। प्रतिजैविक क्या होता है? इसे एंटीबायोटिक बोला जाता है, एंटीबायोटिक बोला जाता है। तो प्रतिजैविक होता है, यह जो है जीवाणु को मारता है या जीवाणु के वृद्धि को नियंत्रित करता है। प्रतिजैविक जो है जीवाणु को मारता है या नियंत्रित करता है। हमारा जो पहला जो था एंटीबायोटिक, उसका नाम था पेनिसिलिन, यानी पहला एंटीबायोटिक हो जाएगा पेनिसिलिन। और दुश्चिंता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उपशामक का यानी पैलिएटिव का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सेट नंबर 1। अब मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।